हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानेंगे और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से। डाइलेक्ट्रिक जैसा कि हम जानते हैं, मैंने बताया था क्या होता है। इंसुलेटर्स को ही क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, फिर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है, यानी कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, वो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी थी। अब जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, अब उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो तरीके के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं। एक होते हैं पोलर और एक होता है नॉन पोलर। यानी कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर और नॉन पोलर ये किस तरीके से होते हैं, अब इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे भी पोलर मॉलिक्यूल मतलब जब पोलराइजेशन हो जाता है, जिसमें पोलराइजेशन मतलब मैंने जैसा कि बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा है। ठीक है, तो पोलराइजेशन मतलब सिंपल होता है कि अगर किसी बॉडी के अंदर मिक्स्ड अमाउंट में प्लस और माइनस चार्ज है तो वो क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर एक दूसरे से सेपरेट होके कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं। वही पोलराइजेशन है या पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वही समझना है हमें पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं और कौन से नॉन पोलर होते हैं। तो फटाफट से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिख दी। तो अब इसको समझते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होंगे एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होंगे। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वो एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल HCl। ऐसे ही NaCl भी बोल सकते हो। अगर मैं HCl का क्या करूं, HCl मॉलिक्यूल को बनाऊं तो क्या होगा, ये हमारा H, ये हमारा Cl, ये H हो गया, ये Cl हो गया। H के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, अब अगर इसका हम डायपोल मोमेंट निकालें तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर पी की डायरेक्शन देखें तो पी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, पॉजिटिव टू सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखें तो पी कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। और अगर इस पे चार्ज देखें तो क्या मिलेगा, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इनका जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, एक्चुअल में तो क्या होगा, HCl एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, काफी क्लोजली पैक्ड होंगे, बट उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। ठीक है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी, है मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दी है थोड़ा समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल NaCl का भी लिख सकते हैं, या एक और मैं CO का बना देता हूँ, CO। ठीक है, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये C हो गया। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या होगा, O होगा। ठीक है, और इसके C के पास क्या होगा, प्लस चार्ज, O के पास क्या होगा, माइनस चार्ज। ऐसे तो क्या होगा, इसका प्लस चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो यानी कि प्लस चार्ज का जो सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या है, एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो यानी कि इस तरीके से होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है समझने लायक, क्या, अगर इस पे जो नेट चार्ज है, अगर हम इस पे नेट चार्ज कैलकुलेट करें, पोलर मॉलिक्यूल का नेट चार्ज, इस पे क्या है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। वैसे यहाँ क्या होता है, दो दो प्लस और माइनस होते हैं। HCl के केस में देखते हैं एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो हमारा नेट चार्ज आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा, जीरो। एक प्लस एक माइनस है, जीरो आ जाएगा। बट कुछ डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, बट कुछ डायपोल मोमेंट
क्रिएट होगा, जो P होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एक दूसरे में कोइंसाइड करते हैं। अब इसका भी एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ एक बढ़िया सा CO2। ठीक है, CO2 एक अच्छा सा एग्जांपल है इसका। अब CO2 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो C इस तरीके से होता है और O इस साइड और O इस साइड। C के पास क्या होते हैं, 2 प्लस चार्ज और O के पास निगेटिव और निगेटिव। अगर इसको मैं क्या बोलते एटम की फॉर्म में बनाऊं तो ये O का हो गया, ये C का हो गया और ये O का हो गया। यानी कि ये क्या है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब देखिए, इस निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव ही है, ठीक है, और इस निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव ही है। ये पूरा एक्चुअल में पॉजिटिव है। तो इन दोनों का जो निगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज का जो सेंटर है वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों निगेटिव का जो सेंटर है वो एक ही है, एक ही है, इसीलिए कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करना मतलब यही होता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया। इस निगेटिव के लिए भी यही पॉजिटिव है, इस निगेटिव के लिए भी यही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज देखिए 2 प्लस है 2 माइनस है, नेट चार्ज तो कितना होगा, 0 ही होगा। साथ ही साथ जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आता है, जैसे मैंने दिखाया ना, P की डायरेक्शन ये है। अगर मैं यहाँ P की डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं बनाऊं यहाँ, ठीक है, तो P की क्या होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव इधर को आएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव इधर को आएगा। तो ये भी P, ये भी P एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी 1 मार्क्स में ये चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें भी छोड़ते हुए नहीं चलना है, इनको भी समझते हुए चलना है। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से हमने समझ लिया। अब आगे देखेंगे हम मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अब समझते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की मतलब एबिलिटी, पोलराइज करने की एबिलिटी क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी से मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल की, पोलराइजेबिलिटी मतलब किसी बॉडी को पोलराइज करने की, या खुद कितना पोलराइज हुआ, या खुद के सेंस में लेते हैं। जैसे हम किसी अभी मॉलिक्यूल लिया ना, हमने CO2 मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, वो पोलराइज क्या था, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे HCl लिया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो मतलब कि वो कितना पोलराइज हो सकता है, ठीक है, उससे सेंस लिया जाता है। तो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी भी इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, उस बॉडी के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है और हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, जैसे ये, इसको ध्यान से समझना, ये कोई बॉडी है, इसके अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है। अब इस बॉडी में मैंने क्या कर दिया, इस बॉडी में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इसके जो चार्जेज हैं वो क्या हो जाएंगे, एक साइड को माइनस चले जाएगा और एक साइड में सारा का सारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यही मॉलिक्यूल के केस में भी देख सकते हैं। अगर ये HCl मॉलिक्यूल है, ठीक, अगर इसी को मैं HCl मॉलिक्यूल मान लूं तो इसके अंदर क्या है, ऐसे H, बहुत सारे H और बहुत सारे Cl के इस तरह मिक्सअप है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक साइड के चले जाएगा, अगर निगेटिव वाले साइड के चले जाएंगे Cl चले जाएंगे सारे के सारे, और पॉजिटिव वाले साइड में सारे के सारे H चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल भी पोलराइज हो जाएगा। अच्छा, पोलराइज जैसे होगा तो यहाँ क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होगा। जैसे मतलब ये डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, कहाँ से कहाँ, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऐसे, मतलब P और E जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगाएंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट होगा, या डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहीं से मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन आती है, जैसे P प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, यानी कि P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहीं से आएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कुछ कांस्टेंट यूज होता है, तो यहाँ क्या वो यूज होता है, यहाँ जो कांस्टेंट यूज होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, याद कीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और एक और कांस्टेंट यूज होता है अल्फा। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ये अल्फा है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थोड़ा सा इस तरीके से, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब बनाते हैं तो एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है,
काफी ऐसे लंबा सा, और अल्फा ए जैसा, ए का ऊपर और नीचे से मुंह बना देना है, ठीक है। चलो इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर अदरवाइज कंफ्यूजन होगा ये क्या है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया। हाँ, एप्सिलॉन जीरो इंटू अल्फा, ये अल्फा है, साथ में क्या था, ई, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं, अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन और ई क्या हो जाएंगे, पी के नीचे आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ठीक है। तो ये क्या मिल गई हमें, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। और जो अल्फा है ना, इसी का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। मतलब अल्फा की वजह से हम पता कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलराइज होगा, ठीक है, कितना पोलराइज होगा हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ये कभी कभी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं इसके बारे में, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। पी के बारे में मैंने बता दिया, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट, अब इसकी यूनिट निकालना, कभी कभी इसका यूनिट निकालना ही पूछ ले जाता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखते हैं। यूनिट और डायमेंशन, यूनिट P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टू एल। क्यू की क्या होती है, चार्ज, C गुलाम हो गई, L की लेंथ की मीटर, तो गुलाम मीटर हो गई P की, अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वहां से आती है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वहां से निकाली जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, वहां से निकाल के अब मैं सीधे बता देता हूँ, ठीक है, वैसे याद कर लेना बेटर है, ठीक है। तो क्या होती है, सी स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, मीटर -2, पावर -2, मतलब कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो मैंने ऊपर एक साथ में लिख दिया ताकि हमारा अच्छे से हम क्या कर सके, इसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है, कूलॉम मीटर है, कूलॉम इंटू मीटर, चलो इंटू में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अच्छा, इंटू क्या होती है, ई की क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन कूलॉम पर कूलॉम को क्या लिख सकते हैं, सी इनवर्स, ठीक है। अब देखिए ये सी इनवर्स क्या है, अपॉन में होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो कूलॉम स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर बचेगा, और ये मीटर इन -2 लिख, चलो इसको थोड़ा अरेंज में लिख देता हूँ, कूलॉम मीटर अपॉन कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर इंटू न्यूटन पर कूलॉम, ऐसा हो जाएगा। ये कूलॉम यहाँ से ऊपर चल गया, तो क्या बन गया, कूलॉम स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर भी ऊपर गया, क्या बन गया, ये एक मीटर यहाँ था, मीटर क्यूब बन गया, अपॉन कूलॉम स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होती है, अल्फा की जो यूनिट होती है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या होती है, मीटर क्यूब। कैसे निकाली मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसकी यूनिट तो ये हो गई, ठीक है, अब ये से डायमेंशन, ठीक है, यूनिट तो ये आ गई, तो डायमेंशन क्या होगी, मीटर क्यूब मतलब एल क्यूब, ठीक है। तो इसकी मीटर और इसकी यूनिट और डायमेंशन भी हमने देख लिए। अब देखते हैं एक एक्सप्रेशन पोलराइजेशन के लिए, हम किस तरीके से पोलराइजेशन अगर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, वो समझते हैं। अब नेक्स्ट चीज है एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हमने पढ़ा लास्ट, उसकी एक और डेफिनेशन देखेंगे किसी स्लैब के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजेशन। अगर किसी बॉडी में हमें पोलराइजेशन निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। ये निकालने का एक तरीका है, एक तरीके से मैं यहाँ एक स्लैब के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक स्लैब बना लेता हूँ, स्लैब एक क्यूबॉइडल स्लैब, एक इस तरीका ले लेता हूँ मैं, क्यूबॉइडल या क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल ले लेता हूँ, थोड़ा सा क्या होगा समझने में ईजी हो जाएगा, या क्यूबॉइडल भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं एक स्लैब बना लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, एक स्लैब बना दिया मैंने, एल लेंथ का एक स्लैब बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक ये ब्लॉक बना लिया, ठीक है, एक कोई स्लैब बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईओ बोल दिया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो इसके अंदर जो चार्जेज होंगे क्या होंगे, कुछ चार्जेज यहाँ चले जाएगा इस कॉर्नर पे, कुछ चार्जेज इस कॉर्नर पे, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है, पोलराइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर अगर कुछ चार्ज यहाँ चले गया, या माना कि यहाँ क्या चले गया, निगेटिव चार्ज चले गया, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी वो क्या जाएगी, पोलराइज होने के बाद माइनस सिग्मा पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस सिग्मा पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जानते हैं ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली
चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैं इसका कोई एरिया ले लेता हूँ, इसके एक पार्ट का एरिया ए, तो इस पार्ट का एरिया भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी के इससे थोड़ा सा मैं आपको फैमिलियर कराना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इंटरनल भी तो होगा। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, उसके रिवर्स में, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें मैंने क्या क्या चीजें करी है, मैं इसको भी फटाफट से मेंशन कर देता हूँ। तो इसमें मैंने फटाफट से चीजें मेंशन कर दी हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा वही चीजें मेंशन कर दी है। क्या, लेट अ ब्लॉक हैविंग लेंथ एल, एल लेंथ का ब्लॉक है और ए एरिया है उसके ईच फेस का, ई जीरो के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको अप्लाई करने पे क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए अपोजिट साइड्स में, और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गई सिग्मा पी, ठीक है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चलो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी चीजें पढ़ी, अगर थोड़ा भूल गए हो तो मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पोलराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, अगर किसी बॉडी के पास कोई चार्ज है, अगर वो पोलराइज होगी तो उसके अंदर उतना ही चार्ज इंड्यूस भी हो जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज अगर वर्ड आगे आएगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। इंड्यूस चार्ज मतलब अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज है तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अगर मैं देखूं अब यहाँ पे इंड्यूस चार्ज निकालूं मैंने जो सिग्मा पी, पी मतलब पोलराइज होने के बाद जो इसकी चार्ज डेंसिटी आ गई है वो लिख रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा, ठीक है। इंड्यूस चार्ज समझ गए ना, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास प्लस चार्ज है तो अगर उसको पोलराइज करेंगे तो उसके अंदर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस चार्ज क्यू, इंड्यूस चार्ज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने लिखा है, क्या सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा की जगह यहाँ क्या है, सिग्मा पी इंटू ए, ठीक है। ये हो गया इंड्यूस चार्ज। और अगर डाइपोल मोमेंट देखें, डाइपोल मोमेंट की कितना आएगा, डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, क्यू इंटू ट्वेल्व के रिस्पेक्ट में आता था ना, ये क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आता था, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यानी कि कुछ चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ निगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा सारा का सारा, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, एल। तो डाइपोल मोमेंट कितना जाएगा, अगर मैं डाइपोल मोमेंट पी की बात करूँ यहाँ तो कितना जाएगा, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज कितना है, सिग्मा पी इंटू ए इंटू लेंथ एल, ठीक है, मिल गया। अच्छा, अगर यहाँ वॉल्यूम निकालू मैं इसका, इस स्लैब का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम वी इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के अंदर इंक्लूड है, और हाइट एल को बोल देता हूँ, तो कितना मिल जाएगा, ए इंटू एल, ये क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। अगर अब यहाँ पोलराइजेशन निकाला है तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन मतलब इसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग कॉर्नर पे। पोलराइजेशन को मैं पी से डिनोट कर देता हूं, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना डाइपोल मोमेंट वहां क्रिएट हो गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कितना चार्ज वहां इंड्यूस हो गया, चार्ज के रिस्पेक्ट में, डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में इसलिए लिखा क्योंकि क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग हो गए, तो यहाँ डाइपोल क्रिएट हो गया ना, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसके पूरे वॉल्यूम में, जो हमारा स्लैब है इसके पूरे वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, वही क्या है इसका पोलराइजेशन, मतलब P प्रोपोर्शनल टू E, अभी देखा था हमने इससे पहले, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो पोलराइजेशन के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं तो कितना जाएगा, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिग्मा P इंटू ए इंटू एल अपॉन वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, पर यूनिट मतलब अपॉन में आ जाएगा, ए इंटू एल से इंटू एल कैंसिल, तो कितना हो गया, इक्वल टू सिग्मा पी। तो यहाँ से जो पोलराइजेशन, अगर इस स्लैब का अगर पोलराइजेशन देखें तो वो किसके बराबर होगा, जितनी उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आई है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग चले गए, और तो वहीं से क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और उसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी काउंट कर ली उसके एक स्लैब के पार्ट में, ठीक है। ए क्या था, एरिया था ना, तो क्या हो गया, उसके स्लैब का हमें क्या पता था, एरिया पता था, तो देख लिया हमने इस पार्ट में कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इस पार्ट में कितनी थी, दोनों में क्या थी, दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो एरिया दोनों का सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, बट निगेटिव केस में निगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है।
तो वो क्या डेफिनेशन आती है उसको भी मैं फटाफट से यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आएगी कि जो ये पोलराइजेशन है वो किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, जो क्या है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे अप्लाई करा है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से अप्लाई करा है, देखो E0 की डायरेक्शन क्या है, इससे परपेंडिकुलर है, अगर इस स्लैब और इस स्लैब से देखूं तो परपेंडिकुलर जा रही है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इसकी एक और डेफिनेशन भी देखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी इसका एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं और फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो क्या डेफिनेशन आ गई, द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड एट द फेसेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक। हमारा ब्लॉक कैसा था, डाइलेक्ट्रिक, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के बारे में तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या है उसमें चार्ज क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर है, सिंपल, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है, समझ हुआ। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक के केस में देखा हमने एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर पोलराइजेशन, इसको मैं थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के केस में तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग में थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या हो, किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, हमने एक्सप्रेशन निकाला तो क्यों निकाला, ठीक है, ये क्या निकाला हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए निकाला, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक के लिए जो पोलराइजेशन का एक्सप्रेशन होगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे, अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, फिर उसके बाद हम, ठीक है, कैपेसिटेंस वाले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।